शेखर, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर पावर लगवाएं, बिजली की समस्या से छुटकारा पाएं। किसान भाई आसानी से तैयार कर सकते हैं केचुआ खाद। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। इस तरह की कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है सोलर पावर, जिसे किसान लगवाकर बिजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही फसल की समय पर सिंचाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कोटपूतली ब्लॉक के बालाजी ग्राम पंचायत में भारत सरकार के कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए गए सोलर पावर की तकनीकी विशेषज्ञ रमाकांत जांगीर से। किसानों की ज़मीन जो खेती है, इसमें पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ योजना लाए कि बिना पानी के हम इससे कैसे पैदा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सोलर सिस्टम की योजना लेकर के आए और सोलर सिस्टम यहाँ लगा रहे हैं। आज एक 1.1 किलोवाट सोलर सिस्टम में 5500 से लेके 6000 प्रति यूनिट की पैदा हो रही है। लगभग मोटा मोटी अपन ये कह सकते हैं कि 17-18 हज़ार रुपये की लाइट प्रतिदिन इससे पैदा कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। ये जो सोलर प्लांट है, आजकल हम देख रहे हैं जैसे सभी किसान भाई उदास नज़र आते हैं कि क्योंकि उदास आने का रीज़न ये है कि किसानों के पास तो एक सोर्स मात्र खेती का ही होता है और खेती के लिए उनके पास पानी की समस्या है, बड़ी विकट समस्या आ रही है। तो उन्होंने ये जो भारत सरकार की योजना थी, उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना इनको कुछ रोज़गार प्रदान किया जाए। तो उस हिसाब से उन्होंने एक सोलर सिस्टम का रोज़गार हमें दिया गया कुसुम योजना के अंतर्गत। और इसमें जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसमें इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी सिर्फ क्लीनिंग करने के लिए ज़रूरत होता है, और वो भी आजकल ऐसे रोबोट सिस्टम होते हैं जिससे हम डस्ट क्लीनिंग वगैरह आसानी से बिना पानी के भी कर सकते हैं। तो हमने ये जो 1 मेगावाट का जो सोलर प्लांट लगाया है, इसमें मोटा मोटी 1.5 एकड़ की ज़मीन हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है, और इससे हम आसानी से महीने की करीब 5-5.5 लाख रुपए की लाइट बना सकते हैं। अब ये लाइट जो बना रहे हैं, इस लाइट को हम आसानी से यानी जीएसएस जो JVVNL या AVVNL जिससे भी एग्रीमेंट हुआ है, PPA एग्रीमेंट जो होता है हमारा, उससे हमारा 25 साल का एग्रीमेंट होता है। जितनी भी इसकी लाइट बनेगी वो संपूर्ण लाइट बिजली बोर्ड वो खरीद देगा 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। तो अभी जो हम इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे पास 5.5 से 6 हज़ार यूनिट प्रतिदिन बन रहे हैं। सर, लागत की बात अगर करते हैं इस प्लांट की, तो मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ की लागत इस प्रोजेक्ट में आती है, जिसमें कंप्लीट ये लागत हो गई, जिसमें 11 kV की ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह, बोथ साइड बे और सोलर प्लांट कंप्लीट स्टेबलाइज वगैरह सभी इसमें आ गया है। ये संपूर्ण मेरी देखरेख में मॉनिटरिंग किया गया है। मेंटेनेंस इसका कुछ नहीं होता है, नॉर्मल मेंटेनेंस होता है। मेनली मेंटेनेंस इसका वॉशिंग क्लीनिंग का होता है। प्लेटों की जितनी क्लीनिंग होगी उतनी ही हमें जनरेशन जो एक्स्ट्रा हमें प्राप्त होगी। एवरेज ऑल ओवर अपन लेते हैं तो 4,500 से 5,000 के बीच में इसकी यूनिट प्रतिदिन बनेगी। सर, इसकी काउंटिंग जो कैलकुलेशन जो की हुई है वो 25 डेज़ के हिसाब से हमारी इसकी की है। फिर भी इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़ की लाइट बन जाती है।
यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान को इस सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान देय है। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है ये एक ग्रीन एनर्जी है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई पोल्यूशंस वगैरह, नहीं कोई नॉइज पोल्यूशन है, नहीं कोई एयर पोल्यूशन होता है, नहीं कोई साउंड पोल्यूशन होता है। बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी हमें इससे प्राप्त होती है। न किसी प्रकार का कोई करंट वगैरह का ऐसा सिस्टम लगा होता है कि कहीं कोई डेंजर्स वगैरह होते हैं हमें। ये इसका ऐसा कुछ कोई मेंटेनेंस भी नहीं होता है और न ही कोई बहुत सारे स्टाफ्स की इसमें वर्करों की ज़रूरत होती है। प्लांट एक बार लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें एक आदमी की ज़रूरत होती है जो इसका साफ़ सफाई कुछ कर सके, जैसे प्लेटों की वॉशिंग वगैरह। इसके अलावा कोई मेंटेनेंस इसमें नहीं होता है। मेरा तो यही कहना है कि किसान भाइयों को, जिस भाई के पास भी अगर कोई बंजर ज़मीन है उसमें एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि सोना उपजा सकते हैं ये प्लांट लगा करके, और उससे हम कई लाखों करोड़ों रुपए की बिजली पैदा करके उससे पैसे काफ़ी बेहतरीन उसमें कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट आदि। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता ठाकुर। आज हम किसान भाइयों के बीच में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाने की विधि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कई दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं। उत्पादन की वृद्धि जो हो रही है वो लगातार हमें रासायनिक खाद की मात्रा जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अनेक दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपकी जो आप फसल ले रहे हैं या जो भी सब्जी ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे स्वाद एवं गुणवत्ता में इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। तो इस तरीके से जैविक खाद का एक बहुत अच्छा प्रारूप है अपना केचुआ खाद। केचुआ खाद जो है उसको हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो केचुआ खाद में क्या है कि केचुआ खाद, जैसे कि नाम से हमें इसमें समझ में आ रहा है कि केचुआ के द्वारा बनाई जाने वाली खाद वो केचुआ खाद कहलाती है। तो इसमें आपका जितना भी फार्म वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे घास फूस या निंदाई में जो भी निकला या फिर भूसा या जो भी आपकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी आपका कचरा बचता है वो ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद को इकट्ठा मिला के जो सड़ती है खाद या पचाकर जो खाद बनाकर बनती है और उसको केचुआ के माध्यम से पचाकर केचुआ को खिलाकर जो मल के रूप में हम खाद प्राप्त करते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ खाद को बनाने के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसमें किस तरह की जगह का चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि केचुआ खाद हमें ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पे जल भरावन ना हो, कुछ हाइट पे, थोड़ा सा ऊंचाई पे जहाँ पे पानी ना भरे, ठीक है। एक छायादार जगह देखना है। तो इसको बनाने के लिए ये जगह का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप जो किसान भाई बना सकते हैं तो उनके लिए क्या है, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट के टाके भी बना सकते हैं। सीमेंट के टाके बनाने के लिए एक आइडियल साइज़ जो है
वो 12 फीट लंबा होता है, उसमें 5 फीट चौड़ा होता है और आपका 3 फीट जो होता है ऊंचाई वाला होता है। इसके ऊपर आपको टीन का शेड लगाना होता है और ये जो सभी टाँके होते हैं ये आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको 3 से 4 भागों में कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो और बीच में एक जाने का रास्ता कीजिए, थोड़ा सा सकरा सा 1 मीटर चौड़ा करीब है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर आपको भूसे की लेयर डालना है। भूसे की लेयर के अलावा आप इसमें जैसे भूसा इसमें कई प्रकार का हो सकता है, जैसे धान का हो सकता है और आपका ये क्या बोलते हैं दलहनी का या फिर रामतिला का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने 15 सेंटीमीटर में डाल दिया, लेयर बिछा दी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अधपका गोबर या फिर हमें कच्चा अधपका गोबर ले सकते हैं या फिर जिन किसान भाइयों के पास गोबर की उपलब्धता नहीं है तो कम है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो कच्चे गोबर को पानी में घोल के सैलरी बना के उसमें डाल सकते हैं। कि उसको हमें इतना भरना है कि करीब करीब मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर वो खाली रहे ऊपर, ताकि उसको आपको जब को उलट पलट करना रहे तो आसानी से किया जा सके। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिटा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं, जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इस तरीके से भर लिया। भरने के बाद क्या करना है, हमें उसमें केंचुए डालने हैं। तो अपना ये जो साइज मैंने आइडियल साइज बताया था आपको 12 बाई 5 बाई 3 का या फिर 8 बाई 4 बाई 2 का, इसमें हमें क्या करने हैं 1 से 1.5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें केंचुए डालने हैं ना। तो वो जो रहते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर वो खाद को आपको सड़ा के दे देते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमें पानी डालना है, नमी बनाए रखना है और इस तरीके से फिर उसके बाद हमें उसको ऊपर गीले बोरे की जो टाट होती है उससे ढांक देना है। तो इस तरीके से जब हमारी, और पानी की सिंचाई हमें हर दूसरे तीसरे दिन करना है। वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे ऊपर से इकट्ठा करके छान लेना चाहिए, ताकि वर्मी कंपोस्ट के साथ जो केंचुए आ गए हैं वो छन कर रह जाएं और इन केंचुओं को दोबारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी फसलों में काम में लेने के साथ साथ बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये इस खाद का फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले भूमि की अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। दूसरा, इसकी संरचना में सुधार होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और जल रिसावन क्षमता को भी बढ़ाती है ना। इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति होगी। दूसरा हो गया, ये वातावरण के प्रदूषित होने से बचाती है जैविक होने के कारण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा अपने आप में इतनी अच्छी होती है, जैसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीव। फिर उसके अलावा आपके ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन में फास्फोरस अनुपलब्ध होता है उसको पौधों को उपलब्ध कराने में मदद कराते हैं। किसानों की रासायनिक खाद खरीदने में जो आपकी पैसे लगते हैं उसकी आप कमी कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवले की बागवानी अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। जैसा कि इस समय आंवले के बागों में कई तरह के कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे काफी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आप बाग में हानिकारक कीटों की सही पहचान करके रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों। आंवले से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें कीट नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आंवला में 4-5 प्रकार के कीट आते हैं जो आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आंवला के बाग को गोलमिच कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप समय रहते इस कीट की पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आंवले की जो शाखाएं हैं, शाखाओं के आखिरी सिरे पे आपने देखा होगा कि इसमें गोल गोल छोटी छोटी गांठ जैसी आकृति बन जाती हैं, जिसे हम तना पिट्टिका कहते हैं। इसमें एक कीड़ा होता है, काले रंग की गिडार होती है, इसको आप फोड़ के देखें। किसान भाइयों, ये गिडार अंदर घुस करके
शाखा की आगे से बढ़वार रोक देती है, वहाँ एक गुच्छा सा बना देती है और आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, इस तरह की अगर तना पट्टिकाएँ आपको आंवले की फसल में दिखाई दे रही हैं, आंवले के पेड़ों में दिखाई दे रही हैं, तो आप वहाँ से सेकेटियर के सहायता से वहाँ से गांठ के नीचे से इसको चारों तरफ से काट दीजिए, कट कर दीजिए। ऐसी सारी गांठों को आप सारे पेड़ों में से निकाल दीजिए और इसके बाद वहाँ पर वोल्डो पेस्ट का एक सॉल्यूशन घोल तैयार कर लीजिए और ये वोल्डो जो पेस्ट है वहाँ जहाँ आपने सेकेटरी से काटा है वहाँ उस शाखा पर इसको लगा दीजिए। और इसके बाद में डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, आंवला के बाग को बिहार रोमिल इल्ली तथा माहू कीट द्वारा भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप समय पर इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। बिहार हेयरी कैटरपिलर एक जो है रोएदार एक इल्ली, एक गिडार हरे भूरे रंग की आंवले की पौधों पर आ जाएगी और ये इल्ली जो है पत्तियों को और उसके फूलों को खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे भी हमें हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होगी। डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये दवा के छिड़काव से इस कीट का नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि उसमें अभी एफिड, जिसे माहू कहते हैं, उसका प्रकोप हो जाएगा। काले रंग के भूरे भूरे रंग के जो है माहू के छोटे छोटे जो निम्फ हैं, कीट हैं, इस टहनियों पर और आगे के जो कोमल भाग हैं वहाँ जो है बैठना शुरू करेंगे और उसका रस पीना शुरू करेंगे और हमारी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो दवा है डाइमेथोएट, ये हमारे तीनों प्रकार के जो कीट हैं उनको जो है नियंत्रित करेगी और जो है उनको नियंत्रण करके इन कीटों से हमारी जो आंवले की फसल है, जो पौधे हैं, उनको बचाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कद्दू वर्ग की सब्जियों का उत्पादन मार्च से लेकर जून के महीने तक उपयुक्त समय रहता है। कद्दू वर्ग की सब्जियों में हम बात करें, जैसे लौकी होता है, तुरई, खरबूज, तरबूज, चप्पन कद्दू, टिंडे, तो इस प्रकार सब्जियों में कद्दू वर्ग की सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों को चाहिए कि सब्जियों से अधिक पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि फसलों की अच्छी वृद्धि, विकास हो सके और अधिक उपज मिल सके। अगर खाद उर्वरक की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में लगभग 80 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास युक्त उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खाद एवं उर्वरकों का पौधों की वृद्धि, विकास एवं उत्पादन में अहम रोल होता है और ये फसल की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में और उचित समय में इनका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ में ही सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण युक्त उर्वरकों का भी समय समय पर उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि कद्दू वर्गीय सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और फसल की गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिल सके।
इसके अलावा अगर ड्रिप विधि से किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें घुलनशील उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर बात करें कि प्रारंभिक अवस्था में NPK जैसे 19-19-19 घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप के माध्यम से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हमारी फसल फलोत्पादन पे आती है और जैसे ही फूल आना प्रारंभ होते हैं फसल में, तो उस समय हमें NPK 12-61-00 का उपयोग करना चाहिए। 12-61-00 का उपयोग करने से हमारी फसल में अधिक फूलों का निर्माण होगा और अधिक फलों का निर्माण होगा, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और जैसे ही हमारे फल तुड़ाई योग्य होते हैं, उससे पहले हमें NPK 0000 50 घुलनशील उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। जैसे जब पकाव की ओर हमारे फल होते हैं या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, उस समय पोटाश पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और इसी कारण हम लास्ट टाइम में पोटाश की मात्रा ज़्यादा चलाते हैं। तो NPK 0000 50 का उपयोग हम ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। सब्जियों में ड्रिप के द्वारा घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करना लाभकारी है, क्योंकि ड्रिप के द्वारा उर्वरकों को देने पर कम मात्रा में उर्वरक लगते हैं। साथ ही उर्वरक देने में आसानी रहती है और समय श्रम की भी बचत होती है। तो सही समय पर उचित मात्रा में और सिफारिश के अनुसार हम यदि खाद उर्वरकों का कद्दू वर्गीय सब्जियों में उपयोग करेंगे तो निश्चित है किसान भाइयों को उत्पादन भी अधिक प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।